दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 45 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और दोस्तों इस 45 महत्वपूर्ण प्रश्न में कम से कम आपको 40 प्रश्न का उत्तर सही सही पता होना चाहिए। तो आपका तैयारी है वो अच्छा है, आपको कम से कम 40 प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए कि 45 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में हम बताएं कि 45 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों आप लोग सभी मिलाते जाइए। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है आँख व्यवहार होता है। दोस्तों आँख है वो किस लेंस की तरह व्यवहार होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और कॉमेंट करके बताइए। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। दोस्तों कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में परितारका, बी दिया हुआ पश्चमावी पेशियाँ, सी है आम नेत्र लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आम नेत्र लेंस से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कि आपको आर निकालना है। तो आर बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटा पी होता है। वी स्क्वायर बटा पी हो गया, यानी कि 220 का स्क्वायर कितना होगा? तो 484 पर डबल जीरो हो जाएगा और उसको 100 से भागा देंगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 484 बच जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना है, आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा पी होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आप लोग मिलाते जाइए और बताइएगा कि कितना प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है विद्युत फ्यूज बचाता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो हमको किससे बचाता है? तो लघु पथन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से बचाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जनित्र, यानी कि जनरेटर कहा जाता है इंग्लिश में। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। तो दोस्तों पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है CaCO3, उसके बाद यह टूट करके क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2 का तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि CaCO3 है वो टूट करके दो यौगिक में बढ़ जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। दोस्तों श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन है वो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण को ही क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं, तो दोस्तों यह जो धुआं होता है भूरे रंग का वो किसका होता है? तो NO2 का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप लोग मिला लीजिए कि आपका सही आंसर है या फिर गलत आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? दोस्तों आपको बताना है कि लवण कौन है। तो देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए HCl, NaOH, उसके बाद K2SO4 और NH4OH। तो इसमें लवण कौन है? तो इसमें लवण है K2SO4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। K2SO4 क्या है? तो यह एक लवण है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए कठोर जल है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें धोने वाला सोडा मिलाते हैं। तो धोने वाला सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और खाने वाला सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है लोहा का परमाणु संख्या है। दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। इसको आपको याद रखना है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो दोस्तों जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, Hg, Ag, Au। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा कॉपर, यानी कि तांबा हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न दो तरीका से पूछा जाता है। तो देखिए कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पर, और जो अति होता है इसका जो एक और ऋण आयवस्य होता है वो कैथोड पर मुक्त होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर मुक्त होता है? तो कैथोड पर मुक्त होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होगा उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ग्लूकोज होगा वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, इसको अम्ल कहा जाता है। COOH रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में कहता है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण है वो। तो यानी कि ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं। दोस्तों प्रथम वर्ग का जो सदस्य है वो कैसा है? तो सभी क्षारीय धातु है। कैसा धातु है? क्षारीय धातु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो दोस्तों जो कृत्रिम वृक्क यानी वृक्क मतलब होता है किडनी, तो कृत्रिम रूप से जो किडनी लगाया जाता है वो किसका अपवहन करता है? तो वह नाइट्रोजन को अपवहन करता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की है? तो यह भी ऑक्सीकरण है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन बना हुआ रहता है, संतुलन इसका। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो गंदा जल में रहता है। तो दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण है। दोस्तों पादप हार्मोन आपको बताना है कि कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो देखिए पेप्सिन,
एड्रेनालिन, ऑक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसमें जो ऑक्सिन है वो पादप हार्मोन है और बाकी टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन और जो पेप्सिन है ये सब क्या है, तो ये सब जीव हार्मोन है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑक्सिन भी मदद करता है, जिब्रेलिन भी मदद करता है, साइटोकाइनिन भी, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलिए उसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब दोस्तों 34वां नंबर सवाल पर पहुंच गए हैं, आप लोग मिलाते जाइए। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु है वो कहाँ निषेचित होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगर कहाँ पूछता कि कहाँ होता है, यहाँ पर से देखिए ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो अंडाशय से निषेचित होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगर में रहेगा तो फ्लोपियन ट्यूब होगा और से होगा तो अंडाशय रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों मानव मादा जननतंत्र का भाग कौन नहीं है, तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिका। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। दोस्तों शुक्रवाहिका है वो मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष का जननतंत्र का भाग है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि शुक्राणु बनता है। दोस्तों शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु है वो वृषण में बनता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है यही आपको बताना है। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसमें अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, सूखे घास पत्ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए 40वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। इसमें भूमिगत जल कौन है, तो इसमें भूमिगत जल है कुआं, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, CO2 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखिए पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न दो तरीका से पूछा जाता है। देखिए पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। और पूछेगा कि पीत रस कहाँ संचित होता है, तो पित्ताशय में संचित होता है। संचित कहाँ होता है, पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति है वो वंशागत नहीं है। चलिए उसके बाद आइए 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है। दोस्तों समूह कितना है, यानी कि वर्ग कितना है। देखिए आवर्त 7 है, लेकिन समूह कितना है, तो समूह यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी कि इसमें वर्ग कितना है, तो वर्ग हो जाता है 18। अगर आवर्त पूछेगा तो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए।